हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परिवर्तन का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आपको हमारे बाकी के लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छे से समझ में आए तथा 50 ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पर। किसी दर्पण से आप कितने ही दूरी पर स्थित हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? यानी कि कोई दर्पण रखा हुआ है, उससे हम कितने भी दूरी पर क्यों नहीं स्थित हो, चाहे वो हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो उत्तल या तो समतल दर्पण। तो इसका हमारा सही आंसर होगा या तो उत्तल दर्पण या तो समतल दर्पण। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि इन दोनों दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु या व्यक्ति कहीं पर भी स्थित हो क्यों ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण वह है जो, यानी कि आपतन कोण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है, आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, यानी कि आपतित किरण जो दर्पण की सतह से बनाती है, जो रेखा बनाती है। परावर्तित किरण दर्पण की सतह से जो रेखा बनाती है। आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, यानी कि आपतित जो किरण की रेखा होती है वो आपतन बिंदु से खींचे गए जो एक हमारा अभिलंब होता है उससे जो कोण बनाते हैं उससे कहते हैं। या परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है। तो मैंने आपको लेक्चर में ही बताया होगा कि आपतन कोण उसे कहते हैं जब आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, यानी कि इसका हमारा सही आंसर होगा सी। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? यानी कि जब कोई किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद जाकर किस बिंदु पर मिलती है? वक्ता केंद्र पर, मुख्य फोकस पर, ध्रुव पर या वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में? तो हमारा सही आंसर होगा मुख्य फोकस पर। यानी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण होती है वो मुख्य फोकस पर आकर मिलती है या मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्ता की त्रिज्या r हो तो इन दोनों में क्या संबंध होता है? अभी देखिए मैंने आपको यह पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे की वीडियो में हम इसे सिद्ध करेंगे। अभी मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूँ तो इसका राइट आंसर होगा a बराबर r/2, जो कि एक फॉर्मूला होता है जिसे हम अवतल तथा उत्तल दर्पण में सिद्ध करते हैं। अब देखिए, परावर्तन कोण वह है जो, यानी कि परावर्तन कोण किससे कहते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया आपतन कोण के बारे में, यानी आपतित किरण सतह पर लंबवत अभिलंब से जो कोण बनाते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार मैंने आपको बताया होगा कि परावर्तित किरण भी सतह पर लंबवत रेखा से जो कोण बनाते हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए, परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ये नहीं होगा। आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ये भी नहीं होगा। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, तो हमारा यह राइट आंसर होगा सी, यानी कि परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम आते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। देखिए, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कितनी होती है? यानी कि अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? अभी मैंने आपको बताया है कि a बराबर होता है r/2, जहाँ f हमारा हो गया फोकस दूरी और r हो गया वक्ता त्रिज्या।
तो पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कितनी है, यानी कि हमें r निकालना है। तो हम इसे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा r बराबर हो जाएगा 2f, यानी कि उसकी फोकस दूरी की क्या हो गया हमारा दुगना हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो उसके फोकस दूरी का दुगना होता है। देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकस दूरी को हम फोकसांतर भी बोलते हैं, जिसे हम छोटे एफ द्वारा सूचित करते हैं, एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। अभी मैंने आपको एक सूत्र के हिसाब से बताया कि एफ बराबर होता है छोटी बड़ी r/2। ये हमें कहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्टिव में, ये हमारा है पहला ऑप्शन, यानी कि इसका सही आंसर होगा ए, एफ बराबर बड़ी r/2, जो कि हमारा गोलीय दर्पण में या उत्तल हो या अवतल हो दोनों में यही सूत्र लागू होता है, एफ बराबर r/2, जो कि फोकसांतर या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यानी कि कोई हमारा वस्तु है और कोई एक दर्पण है जिससे हम वस्तु को कहीं भी रख रहे हैं, तो जब हम उस दर्पण में देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तथा उसी आकार का बनता है। तो बताइए वह दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, कि समतल दर्पण होगा, कि समतल तथा उत्तल दर्पण होगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में ही हम वस्तु को कहीं भी रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। देखिए उत्तल की जब बात करें तो उत्तल में सीधा बनता है परंतु बराबर नहीं बनता, हमेशा छोटा बनता है। इसलिए जब हम बराबर आकार की बात करें तो हमारा सही आंसर होगा समतल दर्पण। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। यानी कि किस दर्पण में हम फोकस पर किसी बिंदु को रखते हैं तो उससे निकलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण से। ऐसे मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बताया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि इससे जो किरणें गमन करती है वह एक दूसरे के समांतर गमन करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि जो हमारा आर दिया है वो दिया है 50 सेंटीमीटर और ये हमारा एफ जो पूछ रहा है वो यानी वाट, यानी एफ क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था एफ बराबर होता है r/2। तो एफ का मान निकालने के लिए हम आर का मान रखेंगे यहाँ 50, बाई में हो जाएगा 2 और ये हमारा जो कट के आएगा वो आएगा 25। तो यानी कि इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा आवर्धित यानी बड़ा, आश्रित यानी छोटा। तो देखिए आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब हमारा जो बनता है वो किस दर्पण में बनता है। समतल दर्पण, इसमें तो बराबर बनता है। उत्तल दर्पण, इसमें तो छोटा बनता है। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि इसमें हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो बड़ा भी बनता है तथा छोटा भी बनता है। तो यहाँ हमें आवर्धित पूछ रहा है तो आवर्धित इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसे हम आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। यानी कि एक वस्तु है और एक अवतल दर्पण है, उसमें हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, यानी उसकी प्रकृति कैसी होगी। वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और छोटा, आभासी और बड़ा। तो इसका सही आंसर होगा आभासी और बड़ा। यानी कि अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी होता है तथा बड़ा होता है।
तो इसका सही आंसर होगा डी। देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और 14 को पढ़िए, ये एक दूसरे का एकदम अपोजिट उल्टा है। उसमें 13 में पूछा था कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब आभासी और बड़ा प्राप्त होता है। और 14 नंबर में क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में हमें प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बन रहा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वही ध्रुव और फोकस के बीच। तो देखिए कहाँ पर है हमारा ध्रुव और फोकस, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? यानी कि अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से अधिक होता है, एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, हमेशा एक के बराबर होता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सी, एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। देखिए, हमारा आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध ए बराबर r/2 किस दर्पण के लिए सत्य है? अभी मैं आपको कब से बता रही हूँ कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है जिसका फॉर्मूला होता है ए बराबर r/2। तो यह किस दर्पण के लिए सत्य है? अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। और हमारा डी नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह संबंध गोलीय दर्पण में होता है और हमने पढ़ा होगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। यानी कि यह जो हमारा संबंध है यह दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अवतल दर्पण के लिए भी तथा उत्तल दर्पण के लिए भी। हमारा जो संबंध होता है ए बराबर r/2 वो अवतल दर्पण के लिए भी सत्य होता है तथा उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य होता है। देखिए, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? एकदम आसान क्वेश्चन, सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जहाँ तक कि मैंने आपको बताया होगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तथा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। एकदम इजी क्वेश्चन। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये तो हमें इनमें बोलने से पता चल जा रहा है। काल्पनिक यानी सीधा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि उत्तल दर्पण से जो हमें प्रतिबिंब बना प्राप्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। जहाँ तक कि हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण में जब भी कोई प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होता है वो कभी भी उल्टा नहीं बनता है, हमेशा सीधा बनता है। सीधा यानी आभासी, आभासी यानी सीधा। आभासी बोले तो सीधा और सीधा बोलते आभासी, इसमें वास्तविक का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा सीधा होता है। देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण में हमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अभी हमने पढ़ा उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका देखिए ये क्वेश्चन आंसर को पलट भी देता है। अभी हमने छोटा का जिक्र कर रहे थे, अब हम सीधा उल्टा का जिक्र करेंगे। देखिए, हमेशा ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन ए हमेशा उल्टा, ऑप्शन बी हमेशा सीधा, ऑप्शन सी उल्टा भी और सीधा भी, ऑप्शन डी कोई निश्चित नहीं है कि कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन
छोटी एम यानी आवर्धन को हम छोटी एम से सूचित करते हैं जो कि ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब यानी कि हमारा जो आवर्धन है उसका मान ऋणात्मक है, तो इससे हमें प्रतिबिंब की प्रकृति का क्या पता चलता है, वो कैसा जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्या वो उल्टा होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है या वस्तु से बड़ा होता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उल्टा होता है। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब उल्टा होता है। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया होगा, इसमें दो कंडीशन आते हैं, एक चालक के सामने और एक साइड मिरर में। तो साइड मिरर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो चालक के सामने देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे हम सामने आने वाली गाड़ी को आसानी से देख पाएंगे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा अवतल दर्पण। तो हमारा 22 का सही आंसर होगा मोटर गाड़ी के चालक के सामने हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और यानी अवतल दर्पण लगा रहता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया होगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, ये तो होगा नहीं। समतल दर्पण में बराबर बनता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण बड़ा बनाता है, इसीलिए तो हम इसका उपयोग मोटर गाड़ी के चालक के सामने करते हैं, ताकि यह आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब बड़ा बना सके, ताकि एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो हमारा 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अवतल दर्पण। देखिए, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को दर्पण में कहाँ रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण में हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें अपने चेहरे को कहाँ रखना चाहिए। वक्ता केंद्र से परे यानी वक्ता केंद्र से बाहर, ध्रुव और फोकस के बीच, मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच और वक्ता केंद्र पर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया होगा कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। देखिए, आते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। वक्ता केंद्र पर, फोकस पर, फोकस के अंदर, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। तो इसका हमारा सही आंसर होगा फोकस के अंदर। फोकस के अंदर यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच, जिसे हम फोकस के अंदर यानी उसका दूसरा नाम फोकस के कोई अंदर भी बोलता है और कहीं कहीं लिखा रहता है फोकस और ध्रुव के बीच। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब हम आते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। देखिए, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो आवर्धन कितना होगा। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है आवर्धन, बोले तो छोटी है, और दिया है गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी। तो चूँकि हम जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र होता है -v/u, और उसका 35 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। जो हमारा v हो गया वो हो गया 35 और ये हो गया 5, इसको कटाएंगे तो ये हमारा कटेगा -7। तो हमारा सही जो कि हमें आवर्धन प्राप्त हुआ वो हुआ -7। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, देखिए -7 है कहाँ, ए नंबर पे नहीं है, बी नंबर पे है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा -7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है,
क्या वह वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो काल्पनिक, आभासी अर्थात सीधा बनता है। देखिए अब हम आते हैं आगे की ओर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हमारा आर दिया है वो है 32 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि छोटी एफ क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटी एफ बराबर होता है बड़ी आर वक्रता त्रिज्या बाई 2। तो इसमें छोटी एफ पूछ रहा है, तो जो कि हमारा आर दिया है वो दिया है 32 सेंटीमीटर बाई 2, जो कि कट के हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सेंटीमीटर। यानी कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो जब हम इसका फोकस दूरी निकालेंगे तो वह हमारा आएगा 16 सेंटीमीटर। देखिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए इसमें अपोजिट पूछ रहा है, उसमें पूछा वक्रता त्रिज्या दिया तो फोकस दूरी पूछा, इसमें फोकस दूरी दिया है तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते थे ए बराबर होता है आर बाई 2। तो जब हमें आर निकालना होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर हो गया हमारा 2f। इसमें दिया एफ 10 सेंटीमीटर और आर पूछ रहा है, तो 2 गुना 10 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर होगा, देखिए 20 है काम 20 है यहाँ, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। देखिए साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि वाहन चालक के साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, ये तो होगा नहीं, प्रिज्म, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें मैंने आपको बताया कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ है जिससे प्रकाश आसानी से पार कर गया तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ या बटर पेपर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा पारदर्शी पदार्थ। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जैसे हवा हो गया, जल हो गया इत्यादि, ये सभी में से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा, इससे भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा, इससे भी सीधा प्रतिबिंब बनता है ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखने पर। उत्तल दर्पण, इससे तो कहीं भी रखो वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीनों दर्पण द्वारा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, समतल, अवतल तथा उत्तल तीनों से हमें आभासी अर्थात सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों दर्पण द्वारा। देखिए कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है, यानी कि जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें फोकस पर प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको क्वालिटी में भी बताया होगा कि अनंत से आती किरणें आकर फोकस पर केंद्रित होती है, यानी कि अनंत से पर जो जब भी कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन है फोकस पर, बी ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, सी ऑप्शन है ध्रुव पर, डी ऑप्शन है अनंत पर। अभी मैंने आपको बताया कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दोनों यानी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन ए, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो गया ध्रुव, ऑप्शन बी हमारा हो गया वक्ता केंद्र, ऑप्शन सी हो गया फोकस दूरी तथा ऑप्शन डी हो गया वक्ता त्रिज्या। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी। यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हो तथा हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तथा अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के किस दिशा में निकलती है? यानी कि जब कोई किरण जो दर्पण की दिशा में फोकस की दिशा में दर्पण की फोकस की दिशा में आ रही होती है तो वह दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किस दिशा में निकलेगी? मुख्य अक्ष पर ही। ऑप्शन ए हमारा हो गया मुख्य अक्ष पर ही। क्या वो मुख्य अक्ष पर ही रह जाएगी? ऑप्शन बी मुख्य अक्ष के समांतर। क्या वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी? ऑप्शन सी मुख्य अक्ष के लंबवत। क्या वह मुख्य अक्ष के लंबवत निकलेगी? या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने क्वालिटी में भी पढ़ा होगा कि मुख्य फोकस की दिशा में आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किस बिंदु से मापी जाती है? यानी कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब हम चले तो हम सभी दूरियों को अगर दर्पण में मापें तो हम किस बिंदु का उपयोग करेंगे, किस बिंदु से मापना स्टार्ट करेंगे? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी फोकस दूरी, ऑप्शन डी वक्ता केंद्र। तो जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? यानी कि h'/h को यानी कि I/O यानी कि इमेज बाय ऑब्जेक्ट के अनुपात को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, वक्ता केंद्र या आवर्धन? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्धन। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम आवर्धन कहते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? यानी कि जिस दिशा में किरण आ रही होती है उस दिशा में जो हम दूरी किसी भी दूरी को मापते हैं वो क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धनात्मक है। यानी कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती है और इसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और विपरीत ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण का जो हमारा देखिए फिगर होता है वो होता है, वो देखिए वो हमारा ऐसा होता है और ये हो गया मुख्य अक्ष। देखिए इस दिशा में हमारी किरण आती है तो इस दिशा में जो हम दूरी मापेंगे वो सब पॉजिटिव में मापेंगे और इधर निगेटिव में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो हमारी ये सी हो गया, ये नहीं ये हमारा एफ हो गया, सॉरी ये हमारा सी हो गया, ये सब इसके विपरीत दिशा में है। तो ये सब हमारा क्या होगा? ये सब हमारा माइनस होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन ए हो गया धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो हमारा है वो आपतित किरण की दिशा के विपरीत में उसका परावर्तक सतह है और अन्य बिंदु भी विपरीत दिशा में है, इसलिए उसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन का धनात्मक मान किस प्रकार के प्रतिबिंब को इंगित करता है? यानी कि जब n का वैल्यू पॉजिटिव में हो
तो किस प्रकार के बने प्रतिबिंब को इंगित करता है? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब भी आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब को इंगित करता है, और यहीं पर अगर माइनस यानी ऋणात्मक दिया रहता तो वह वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। देखिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किन दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि सौर ऊर्जा को जब संचित कर जो हम बिजली ऊर्जा या अन्य प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं, उसके लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या तीनों दर्पण द्वारा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। क्योंकि अवतल दर्पण में ही समांतर आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर केंद्रित हो जाती है। और सौर ऊर्जा में भी तो यही हुआ, जिसमें किरणें अनंत से आती है और एक बिंदु पर केंद्रित होकर सौर ऊर्जा में या अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए सौर ऊर्जा को संचित करने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, हमारा 44 नंबर क्वेश्चन हो गया, दो समांतर दर्पण के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं? यानी कि जब भी कोई दर्पण एक दूसरे के पैरेलल रूप में या समांतर रूप में रखी गई हो तो उसके बीच में किसी वस्तु को रखने पर उसका कितना प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत है। इसका एग्जाम्पल आप नाई की दुकान या हजामती दर्पण माने नाई की दाढ़ी बनाने की दुकानों पर आसानी से देख सकते हैं। जब हम उसके चेयर पर बैठते होंगे तो हमें एक वहाँ पर सभी जगह आईने लगे रहते हैं, या आगे भी आईने और पीछे भी आईने लगे रहते हैं। आप चेयर पे बैठिएगा, बीच में चेयर लगा रहता है और आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे एक पेग छोटे प्रतिबिंब बनते दिखाई देते हैं। उन प्रतिबिंबों को गिना नहीं जा सकता क्योंकि वो अनंत प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दर्पण होता है वो एक दूसरे के समांतर पैरेलल रूप से रखा रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण के मध्य कितने डिग्री का कोण होने से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई दो समतल दर्पण को हम एक दूसरे के समांतर रखते हैं तो अनंत प्रकार के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो उससे हम कितने डिग्री के कोण पर रखें तो वह अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि समांतर होते हैं, यानी कि उनके बीच कोई कोण नहीं होता है, यानी कि वो 0 डिग्री पर रखे होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 डिग्री। जब हम दो समतल दर्पण को 0 डिग्री पर रखते हैं यानी पैरेलल रखते हैं तो हमें अनंत प्रतिबिंब बनते दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई मनुष्य की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? यानी कि जब कोई मनुष्य, यानी कि जैसे तो कोई इंसान या हम हो गए या कोई वस्तु को भी ले लीजिए, उसे जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें उसे पूरा देखना है। तो उसके लिए दर्पण की लंबाई और मनुष्य की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 2 गुना, ऑप्शन सी डी 3 गुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आधा। यानी कि जब हम दर्पण की लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी रखते हैं तो मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब हमें दर्पण में दिखाई देता है। देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो कौन सा दर्पण कहलाता है? यानी कि वो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, वो जब बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बाहर की ओर वक्रित, यानी कि ये कोई दर्पण हो गया, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये देखिए बाहर की ओर वक्रित है, तो ये जो हमारा होता है ये होता है उत्तल दर्पण। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? यानी कि गोलीय दर्पण या बोले तो अवतल या उत्तल, कोई भी दर्पण ले लीजिए जिसके परावर्तक तल, जिसे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसका मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी मुख्य फोकस मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी मुख्य फोकस, ऑप्शन डी फोकस दूरी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव, यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभिसारी यानी कि एक बिंदु पर संकेंद्रित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। देखिए 50 नंबर यानी कि लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपसारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपसारी यानी कि अपसारी होता है सभी जगह फैलाना, यानी प्रकाश को सभी जगह फैलाना। अभी मैंने आपको बताया अवतल दर्पण जो कि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, समतल दर्पण इसमें तो प्रकाश का परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो प्रकाश की किरणों को सभी जगह फैलाता है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये क्लास? आई होप आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। एक आवश्यक सूचना, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आज आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक को टच करके जरिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।